अभी हम लोग पढ़े कि विद्युत अपघटन का होता है, यानी कि विद्युत देकर के पदार्थ को अपघटित कर देने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, NaCl का जलीय विलयन है। एकरा में ना हम सेल के द्वारा दे दिए आवेश, इसको आवेशित कर दिए, कारेंट दे दिए। जैसे एकरा में करंटवा आप डालिएगा ना, तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में यह टूट जाता है। तो करंट देने के बाद यह अपघटित हो गया, यानी कि यहाँ पर भी विद्युत अपघटन हुआ। ये विद्युत अपघटन होने के बाद जानते हैं क्या होता है? ये होता है कि जैसे यह जो है ना पॉजिटिव में टूटता है, तो सोडियम आयन पॉजिटिव में टूटने के बाद वह कैथोड की ओर जाने लगता है, और क्लोरीन आयन निगेटिव में टूटने के बाद एनोड की ओर आने लगता है। समझे? ई कैथोडवा पर जाके जानते हैं क्या करता है? कैथोड पर एक क्रिया होती है, जाकर के आपका जो सोडियम आयन है कैथोड पर एक क्रिया करती है। क्या करती है? कैथोड पर जाकर के एन ए पॉजिटिव क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जैसे ही एगो इलेक्ट्रॉन में ये ग्रहण करेगा, कि यह सोडियम धातु बना करके ओइजे चिपक जाएगा, यानी कि एनोडवा पर जाकर के तब कौन चिपक जाएगा? जाकर के चिपकेगा कौन? सोडियम। अगर यह अपघटित नहीं होता, जब यह टूटबे नहीं करता, तो बताइए कैथोडवा पर जाके चिपकता, कैथोड पर कौन चिपकेगा? सोडियम। समझ में आ रहा है? अब जाएगा कहां पर? एनोड पर। एनोड पर कौन जाने का कोशिश करेगा? तो एनोड पर देखिए कौन सी क्रिया होगा। एनोड पर दौड़ेगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन पर हम लोग जानते हैं कि किसी के भी माथे पर माइनस लिखल है ना, एकर मतलब ये होता है कि ओकरा पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? केकरो पर प्लस लिखल है, एकरा मतलब ओकरा पास कम इलेक्ट्रॉन है। अगर ये गो प्लस है, इसका मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलल है, ये गो माइनस है, एकरा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ओकरा में बढ़ल है। ठीक है? जैसे ऐजा पर एक इलेक्ट्रॉन निकलल था, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, यह शांत हो गया और सोडियम धातु बना करके एकरा में चिपक गया। समझ में आ रहा है? ठीक वही तरह से यहाँ पर कौन आएगा? एनोडवा पर आएगा आपका क्लोरीन आयन। यह क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, निकाल देगा, बाहर कर देगा और बना देगा क्या? क्लोरीन मुक्त मूलक। समझिए, यह उसी तरह से होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई मंदिर में या मस्जिद में जाने से पहले, अगर आपका मन हो कि मंदिर में जाए चाहे मस्जिद में जाए, कोई भी आप जहां पर पूजा पाठ का जगह होता है वहां पर जाते हैं ना, तो वहां जाने से पहले आपको चप्पलवा बोहरे में खोल देना होगा, चप्पल रख के बाहर करके निकाल के तब पहुंचना होगा वहां। समझ में आ रहा है? ठीक वही तरह से एनोड पर पहुंचने से पहले एकरा का करना होता है? एकरा का करना होता है? चप्पल पहन के जा रहा है का? ना, ये लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एकरा इलेक्ट्रॉन त्याग करके जाना पड़ता है। अगर एकरा पर एक इलेक्ट्रॉन था तो ये गो यह त्यागेगा, अगर दू गो रहता तो दू गो, पांच गो रहता तो पांच गो, जो गो रहेगा ओकरा त्यागेगा। ये चल जाएगा कहाँ? एनोड पर। एनोड पर जाएगा और मुक्त मूलक का निर्माण करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल का। फिर एक रेडिकल दूसर का रेडिकल को मारेगा टक्कर और बना देगा कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन जब होती है ना, तो विद्युत अपघटन के बाद जो हमारा कैथोड है ओकरा पर धातु जाकर के चिपक जाता है। एनोडवा पर क्या होता है? धातु या मतलब कोई भी गैस, जैसे यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन आकर के यहाँ क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। ठीक है? यानी कि एनोड और कैथोड पर विद्युत अपघटन के बाद कुछ ना कुछ क्रिया होता है और कुछ ना कुछ पदार्थ प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? एकरा पर ना पहले दृष्टि डाला कौन? फेराडे। माइकल फेराडे नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या कहा कि देखिए, एकरा में विद्युत धारा देने से यह बेचारा अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन कितना मात्रा में टूटता है? क्या एकरा में थोड़ा सा भी धारा देंगे तो सब धड़धड़ैले टूट जाएगा? या एकरा में मतलब बहुत ज्यादा धारा देंगे तो क्या होगा? बड़ा कम धारा देंगे तो क्या होगा? यानी कि धारा बढ़ाने या घटाने से एक टूटने के मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या
ज्यादा धारा दे देंगे तो ज्यादा मात्रा में टूटेगा, क्या धारा अगर कम कर देंगे तो कम मात्रा में टूटेगा। एक बारे में पहली बार सोचने वाला वैज्ञानिक का नाम था माइकल फेराडे। ठीक है, माइकल फेराडे इस बात को बताया था, इसीलिए यहाँ पर माइकल फेराडे का हम लोग नियम भी पढ़ेंगे, फेराडे नियम पढ़ेंगे। देखिए सर, कोई भी चीज के बारे में जो पहले सटीक बताया ना, तो वही ओकर नियम हो गया। जैसे यहाँ फेराडे बताया, जैसे कि मान के चलिए एगो हम राजवली लो देते हैं। देखिए क्या है मेरा लो, जैसे कि आप मूढ़ी भूजे हैं, मूढ़ी भूजते हुए कभी देखे होंगे, तो जब मूढ़ी भूजा जाता है ना, तो क्या किया जाता है सर, मूढ़ी भूजने से पहले वो पूरा व्यवस्था कर लिया जाता है, लोहिया ला लिया जाता है, भूजने वाला ला लिया जाता है। ओकर बाद क्या किया जाता है कि चावल लिया जाता है, उहे लोहिबा में डाल दिया जाता है, और डालने से वो फूटने नहीं लगता है। तब उसमें देना होता है आंच, आंच मतलब फ्लेम, उसमें उष्मा देना होता है। अगर ज्यादा उष्मा पर मूढ़ी भूजिएगा तो एकदम बड़बड़ा के फूट जाएगा, सब फूट जाएगा, सब चावल का कनका हो जाएगा, मूढ़ी में बदल जाएगा, सब फूट जाएगा। क्या कीजिएगा, अगर ताप बढ़ाइएगा तो मूढ़ी का फूटने का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा मात्रा में मूढ़ी मिलेगा। अगर ओकरे ताप घटा दीजिएगा, मतलब कम कांच आंच पर ओकरा भूजिएगा, तो धीरे धीरे फूटेगा, कम मात्रा में फूटेगा, वैसन सॉलिड नहीं फूटेगा। उहे नियममा को जैसे ई हम बताई थी, हमर नियम हुआ, ई सेम बतवा को के बतैले था फेराडे। का बतैले था, बोला कि जैसे एक मुट्ठी आप चावल लिए थे ना, एक मुट्ठी आप विद्युत अपघट्य लीजिए और डाल दीजिए पानी में, ठीक है, विलियन बना दीजिए। अब वहां पर क्या डाल रहे थे, आंच लगा रहे थे ना, यहाँ आंच नहीं लगाना है, यहाँ लगाइए आप धारा, आवेश। जितना ज्यादा मात्रा में आप धारा दीजिएगा, उतना ज्यादा मात्रा में विद्युत अपघट्य टूटेगा। वैसे ही जैसे जितना ज्यादा आप आंच दीजिएगा, उतना ज्यादा मात्रा में मुड़िया फूटेगा। ठीक उसी तरह से जितना ज्यादा मात्रा में आप इसमें उष्मा दीजिएगा, सॉरी उष्मा बोल रहे हैं, आवेश दीजिएगा, उतना ज्यादा मात्रा में पदार्थ का होगा, टूटेगा, टूटेगा। अगर ज्यादा टूटेगा, अगर ज्यादा सोडियम टूटेगा तो इलेक्ट्रोडवा पर ज्यादा मात्रा में ना जमा होगा, और यहाँ ज्यादा टूटेगा तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में ना क्लोरीन मुक्त होगा। यानी कि अगर अपघटन ज्यादा होगा, अगर अपघटन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, या इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। इसी बात को सोच के उन्होंने नियम दिया। क्या कहा उन्होंने, बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड पर पदार्थ एकत्रित हो रहा था ना, यहाँ पदार्थ मुक्त हो रहा था ना, हो रहा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा होती है ना, वो विद्युत धारा के, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अगर ज्यादा मात्रा में आप धारा दीजिएगा तो ज्यादा मात्रा में पदार्थ क्या होगा, एकत्रित होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पदार्थ हवा टूटेगा। समझे सर, ये समानुपाती का होता है। समानुपाती बड़ा आसान चीज होता है। जैसे अगर एक चीज को बढ़ाया जाए और दूसरा चीज अपने आप बढ़ जाए, तो ऐसा संबंध को बोला जाता है समानुपाती संबंध। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे ना सर, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप जैसे अपना मेहनत बढ़ाइएगा ना, आपका नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटा पढ़े और 1 घंटा मेहनत किए नॉलेज के लिए, नहीं, नॉलेज के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप अपना टाइमिंग बढ़ाइएगा, नॉलेज अपने आप बढ़ जा रहा है। क्या आप नॉलेज बढ़ा रहे थे, नहीं, क्या बढ़ा रहे थे, मेहनत। मेहनत बढ़ाएं, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। जैसे उसी तरह से मान के चलिए कोई आदमी है, घुमच के खा रहा है, जैसे वो खैले जाएगा ओकर पेट बढ़ल जाएगा, खैले जाएगा पेट बढ़ल जाएगा। यानी कि खाना का मात्रा बढ़ाइएगा तो पेटबो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ल जाएगा। खाना और पेट के बढ़ना में कैसा संबंध है, समानुपाती। आप बढ़ा रहे थे खाना, पेट नहीं बढ़ा रहे थे, अपने आप पेट बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, हम बढ़ा क्या रहे हैं, बढ़ा रहे हैं धारा। अगर विद्युत धारा की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो अपने इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा, एकत्रित पदार्थों की मात्रा क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। क्योंकि धारा बढ़ने से आयनन का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पदार्थ ज्यादा मात्रा में अपघटित होगा, ज्यादा मात्रा में टूटेगा, तो ज्यादा मात्रा में जमा होगा। समझ में आ रहा है। यह नियम को कहल जाता है फेराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन
ऐसा सोचा कब था उन्होंने? लगभग 1800, इस संबंध के बारे में उन्होंने 1833-34 ईस्वी के आसपास उन्होंने सोचा था कि अगर आप आवेश को बढ़ाइएगा, विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाइएगा, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित या मुक्त पदार्थ की मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे आँच बढ़ाइएगा तो फूटने वाला मुड़ी की मात्रा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है सर? चलिए, एकर तनी डिफिनेशन लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो चलिए फैराडे का फर्स्ट लॉ लिख लेते हैं। ये ऐसे समझाने के लिए है। एनोड पर देखिए कहेगा कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया होती है। कैथोड पर जाकर के देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और जानते हैं सर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को ना अपचयन कहते हैं। यानी कि कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी? तो कहिएगा अपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक है? अच्छा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए एनोड पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, या अपना इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है, मुक्त कर रहा है, बाहर कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर करे ना तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो पूछेगा एनोड पर कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर किस कौन सी? तो अपचयन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको हम मिटा करके अब समझाते हैं आपको उसका फर्स्ट लॉ। समझा तो देवे किए हैं, क्या समझाए हैं? हम यह समझाए हैं कि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। एम क्या है? एम होता है एकत्रित पदार्थ की मात्रा। जैसे इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का मात्रा एकत्रित हो रहा है ना, या द्रव्यमान कुछ ना कुछ मात्रा में एकत्रित हो रहा है ना। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पर एम ग्राम पदार्थ एकत्रित हो रहा है। कब? जब उस पर आवेश कितना हो? क्यू। तो हम लोग जान रहे हैं एकत्रित पदार्थ की मात्रा आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो लिखे एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, आने की मात्रा जो होता है इसके समानुपाती होता है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहां जहां एम होता है मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा। यह क्या होता है? मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा। दूसर का दूसर का क्या करते हैं? क्यू हम लोग क्या क्यू बराबर हो जाता है प्रवाहित प्रवाहित आवेश। आवेश कहिए या क्या कहिए आप, धारा कहिए, प्रवाहित धारा, ठीक है? हम लोग एक और बात जानते हैं। क्या जानते हैं सर? अगर आप धारा का परिभाषा पढ़ेंगे तो चूंकि आप धारा बराबर क्या पढ़े हैं? आवेश की प्रवाह की दर धारा कहलाता है। धारा को लिखते हैं आई से और आवेश को लिखते हैं क्यू से। दर निकालने के लिए समय से क्या कर देते हैं? भागा। तो हो गया आवेश की प्रवाह की दर, क्या हो गया? हो गया आपका धारा। कुछ नहीं तो एक क्यू इंटू वन क्यू, यहाँ लिखेंगे आई इंटू टी, क्या हो जाएगा? आई टी। तो क्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? आई इंटू टी। तो जहां क्यूब है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टू नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो एकरा देते हैं हम मिटा, यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, इसीलिए इसीलिए हम लिख सकते हैं m बराबर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। मतलब यह हुआ कि इसमें जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है ना, वह धारा के भी समानुपाती होता है और समय के भी समानुपाती होगा। अधिक समय तक आप धारा दीजिएगा तो मुक्त पदार्थ की मात्रा भी क्या होगा? अधिक होगा। समझ रहे हैं सर? आगे अगर इसका बात किया जाए, यहाँ पर आई माने क्या हो जाएगा? धारा, और टी माने क्या हो जाएगा? समय। m बराबर हो जाएगा, इसको समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है z इंटू आई टी, जहां पर z को कहा जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। हम यहाँ पर लिख देते हैं, जहां z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। और I बराबर होता है एम्पियर में धारा, एम्पियर में धारा। धारा क्या चीज में होना चाहिए? एम्पियर में। और टी बराबर हो जाता है समय, सेकेंड में। आप लिख सकते हैं सेकेंड में समय, ठीक है? क्या हो जाता है? सेकेंड में समय, ठीक है? आगे अगर यहीं से बढ़ल जाए तो हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या निकल गया? z इंटू आई टी। अब बताइए I इंटू टी बराबर क्या होता है? क्यूब। तो I और T के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब। एक और नई का फॉर्मूला बन गया, ठीक है? यहां से हम आगे बात करेंगे, ठीक है? ओ, अभी तो इसको डेफिनेशन तो इसका लिखवे नहीं किया, नहीं?
चलिए ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर में हम लिख देते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट, फैराडे का फर्स्ट लॉ के बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी इसको देते हैं मीठा। प्रथम नियम क्या कहता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट, इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का? फैराडे का फर्स्ट लॉ यह कहता है कि इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, एकत्रित या मुक्त पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा प्रवाहित, प्रवाहित आवेश, आवेश कहिए या इसी को क्या कहिए, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती। ई तो थोड़ा सा चित्र था समझाने के लिए, वही लिखे। मात्रा क्या है, एम, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, आवेश के समानुपाती होगा। एम होता है मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, क्यू होता है प्रवाहित आवेश। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा फैराडे का प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसको हम समझाएं और यहाँ पर लिखे, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसी को बोला जाता है न्यूटन बोल रहे हैं फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको हम तनी देते हैं यहाँ पर मिटा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, यह था आपके समझाने के लिए हम ये बनाए थे, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए तो इसी में थोड़ा सा और हम बात को बढ़ा देते हैं इधर समझाने के लिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि m बराबर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या होता है, z इंटू आई टी, या इसी को हम लिख सकते हैं m बराबर z इंटू क्यू। आराम से लिख सकते हैं प्रवाहित आवेश की मात्रा। अगर हम क्या करते हैं दोस्त, यहीं पर यदि लिखते हैं, यदि यदि I बराबर हो जाए 1 एम्पियर, ठीक है, I बराबर क्या हो जाए 1 एम्पियर, एवं t बराबर क्या हो जाए 1 सेकेंड। समय क्या चीज में बोले हैं, समय होना चाहिए सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। अगर आई का मान 1 एम्पियर हो जाए और समय का मान क्या हो जाए 1 सेकेंड, तो ऐसे स्थिति में हम m बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड। इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि m इंटू क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। यानी कि हम यह कह सकते हैं क्या, यदि किसी विलियन में, यदि हम किसी विलियन में 1 एम्पियर की धारा, जैसे यह एक विलियन, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, मान के चलिए यह इलेक्ट्रोड है, यह भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। इसी में अगर हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे तो बताइए इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ पदार्थ एकत्रित होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ पदार्थ मुक्त होगा कि नहीं होगा। यदि किसी विलियन में, विद्युत अपघटनी विलियन में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाएगा, आपका पदार्थ की मात्रा ही कहलाएगा आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहलाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। या दूसरा आप यह कर सकते हैं, यदि हम लिख देते हैं यहाँ इसके लिए, यदि Q बराबर हो जाए 1 कूलम, तो बताइए अगर Q बराबर 1 कूलम हो जाएगा तो M बराबर क्या हो जाएगा, Z, क्योंकि Q का मान हो जाएगा कितना, 1। तो हम यह भी कह सकते हैं, यदि उसमें 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघटनी विलयन में अगर आप 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो ओकर बाद इलेक्ट्रोड पर जितना मात्रा में पदार्थ एकत्रित होगा ना, उसी की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे, ठीक है। यह हुआ आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर परिभाषा भी लिख सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का क्या परिभाषा हो जाएगा, जेड का, जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बराबर, ठीक है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर
इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है। यही हो जाएगा, ठीक है। अगर यह पूरा आप लिख दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका, ऐसे फेराडे का लॉ इतना मारे हो गया, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा हम लोग सीखे, ठीक है। चलिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करने लायक हम छोड़े नहीं है, समझ में आ जाता है ये। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। हम हट जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे फेराडे के सेकंड लॉ के बारे में।